बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आई आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू बिलीव दैट पीपल आर व्हाट दे लुक लाइक? आज मैंने सोचा हम इस पे बात करते हैं कि लोग जो हैं उनके जो बिहेवियर्स होते हैं उनके पीछे उनकी किस तरह की बेसिकली मोटिव्स होते हैं और किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट रिफ्लेक्शंस होती हैं। हमारे सामने बिहेवियर्स और तरह के होते हैं और उनके पीछे आप आज देखेंगे कि बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। जो कुछ हमें नज़र आता है क्या वैसा होता है, नहीं होता। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। Dr. Sigmund Freud, who is known as father of psychology, he introduced the concept of ego defense mechanisms that are used unconsciously to prevent our ego from the anxiety and negative feelings. जो डॉक्टर सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट था ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का, बेसिकली वी फेस थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइटीज। द वन इज मॉरल एंजाइटी, रियलिटी एंजाइटी एंड न्यूरोटिक एंजाइटी। और मॉरल एंजाइटी और ये जो तीनों एंजाइटीज हैं इनसे हम बचने के लिए बेसिकली डिफरेंट डिफेंसेस यूज करते हैं, और वो जो डिफेंसेस यूज करते हैं वो हमें प्रिवेंट करते हैं किसी भी एंजाइटी से, इन तीनों तरह की एंजाइटी से बचने के लिए। आइए देखते हैं वो कौन कौन से डिफेंसेस हैं जो लोग यूज करते हैं ताकि वो इन डिफरेंट टाइप्स की एंजाइटी से बच सकें। द फर्स्ट इज डिनाइल। आप जरा इमेजिन करें जब किसी अपने रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव की डेथ की न्यूज़ मिलती है, व्हाट इज आवर फर्स्ट इम्प्रेशन? सबसे पहले तो हम रिफ्यूज करके कैसे हो सकता है, कुछ ही दिन पहले तो उनसे बात हुई थी, उनको तो कुछ भी नहीं था, ये कैसे हो गया? फॉर एग्जांपल जो अभी प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, किसी को कोरोना डायग्नोस होता है, फर्स्ट वो किस पे जाता है? डिनाइल पे, कि ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने तो मूव ही नहीं किया, मैंने तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, तो एक्सेप्ट नहीं करता। वो जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, डिनाइल पे जाते हैं, उससे हमें जो एक फर्स्ट शॉक है, जो हम मेंटली डिस्टर्ब हो सकते थे, उसको एब्जॉर्ब करने में, सडन शॉक जो है उससे उसको एब्जॉर्ब करने में हमें हेल्प मिलती है। और अगर जैसे किसी का डायग्नोसिस होता है, उसको पता चलता है कि ये आपको तो कैंसर है और टर्मिनल स्टेजेस पे है, फर्स्ट वो क्या कहता है कि नहीं जी, ये हो सकता है, ये इस लैब के रिजल्ट ठीक नहीं है, ये डायग्नोसिस सही नहीं है। ये रिफ्यूज जब वो करता है, उस टाइम उसका माइंड उसको एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। अगर उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर ले तो फिर उसके बड़े सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हों। तो फर्स्ट है डिनाइल। सप्रेशन और रेप्रेशन और सप्रेशन। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। जो हमारी मेमोरीज होती है, आप किसी से पूछें कि अच्छा अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज शेयर करो, वो जैसे ही बताने लगेगा, अच्छा उसे पूछें कि आपकी ग्रैंडफादर कैसे थे, तो अगर उनको उससे मार वो कहे कि अच्छा चलो छोड़ो, ये क्या बहस है, इसको खत्म कर लो। हम उसे इंटेंशनली कोशिश करते हैं उन चीज़ों को भूलने की। जिनका बचपन अच्छा नहीं गुजरा होता वो कभी उसे डिस्कस ही नहीं करना चाहते, वो उस डिस्कशन में शामिल नहीं होना चाहते। जिनका किसी जॉब से अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, वो उस जॉब से रिलेटेड बात नहीं करते। तो हम इंटेंशनली फॉरगेट करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को याद करने का मतलब है बार बार एंजाइटी को री एक्सपीरियंस करना। तो जिस तरह चाइल्डहुड अब्यूज किसी को हुआ हो तो वो उसकी मेमोरीज को बेसिकली स्ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो उसको अनकॉन्शियस करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्शियस लेवल पे वो आती है तो आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो इस तरह वो उनको भूल जाते हैं। तो ये जो आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सारी चीजें अगर अपने ज़हन में एक वक्त में रख के चलें तो हम तो चल ही नहीं सकते। एक ही तो हम सारी जिंदगी की जो टेंशन है वो इकट्ठे लेके नहीं चल रहे, तो मोस्टली जो हमारी प्रेजेंट में टेंशन होती हैं हम उनको डील कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें फॉरगेट कर देते हैं जो इस तरह की एंजाइटी प्रोवोकिंग हो। रेग्रेशन। आपने अक्सर देखा होगा लोग चाइल्डहुड जो हमारी फिक्सेशंस होती हैं, जैसे ओरल स्टेज पे किसी को टेंशन हुई, उसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, किसी की डेथ हुई, बच्चों की तरह चिल्ला के रोने लग गए। तो हम बेसिकली अपने एक एंजाइटी जो है उसको फेस करने के लिए क्या करते हैं? टर्निंग टू द अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो बच्चों वाले हम काम करने, उस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। आप कई लोगों को देखेंगे कि वो टेंशन में होंगे, वैसे वो टेंशन में होंगे और वो इस तरह की हरकतें कर रहे होंगे, सारे फन क्रिएट कर रहे होंगे, तो बेसिकली
तो वो जो है ना चाइल्डिश बिहेवियर लोग शो करते हैं। वो जो चाइल्डिश बिहेवियर शो कर रहे होते हैं एक्चुअली वो एंजाइटी में होते हैं और वो उस एंजाइटी को सप्रेस करने के लिए वो जो ये रेग्रेशन का बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं। प्रोजेक्शन, ये बहुत है मसला हमारी सोसाइटी में कि लोग जो अपना मसला है वो सबका मसला बना देते हैं। दूसरों के बारे में वो कहते हैं, जो खुद हसद करता है वो कहेगा जी लोग बहुत हसद करते हैं, जो खुद ईमानदार नहीं वो कहेगा जी ये तो सब लोग ईमानदार नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, आप खुद नेगेटिव हैं, आप कहेंगे सोसाइटी में बहुत नेगेटिविटी है। तो बेसिकली हम जब हम बेसिकली हम हमारे जो ग्लासेस है ना उनका जो कलर होता है उस तरह से हम दुनिया को देख रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं दुनिया ऐसी है। तो आप जब ब्लैक कलर के ग्लासेस पहनते हैं आप कहते हैं दुनिया ब्लैक नहीं होती, बेसिकली आपका अपना माइंडसेट होता है। तो ये प्रोजेक्शन है कि जो अपना बिलीफ है उसको दूसरों पे प्रोजेक्ट करना, अपने बिहेवियर्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट करना। तो ये बेसिकली हमारी जो है हम हमारी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक आदमी आया, उसने कहा सारी दुनिया मुनाफिक है। आपने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर एक आया, उसने कहा कि नहीं आधी दुनिया मुनाफिक है। आपने कहा तो फरमाया कि तुमने सही कहा। फिर एक ने कहा कि नहीं कोई मुनाफिक नहीं है। आपने कहा तुमने सही कहा। तो सहाबा कराम ने पूछा कि ये आपने तीनों मुख्तलिफ जवाब सवाल थे, इनका सेम आंसर दिया आपने। तो उन्होंने कहा कि पहला खुद मुनाफिक था, तो वो उसको पूरी दुनिया मुनाफिक नजर आती थी। दूसरा आधा मुनाफिक था और तीसरा नहीं था। तो इसका मतलब हम जैसे खुद होते हैं ऐसे दुनिया को देखते हैं। तो ये है प्रोजेक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अक्सर एक सवाल करते हैं लोग कि गुस्सा आता है या गुस्सा किया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि फैमिली मेंबर पे तो आपको आपको गुस्सा जो है आ जाता है, तो आपको अपने बॉस पे नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केप गोटिंग करते हैं। स्केप गोटिंग यानी लेस थ्रेटनिंग टारगेट। अक्सर मुझे याद है बचपन में स्कूल में कहते थे कि जब टीचर अपनी बीवी से लड़ के आते हैं तो वो गुस्सा करते हैं उसकी। तो खैर इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट यानी देखें ना, अगर एक टॉप मैनेजमेंट है वो कहती है मिडिल मैनेजमेंट को कुछ, तो वो टॉप मैनेजमेंट से आर्ग्यू नहीं करेगा मिडिल मैनेजर, वो लोअर मैनेजर से बात करेगा। तो इसी तरह से यही होता है कि जो कमजोर है, जो लेस थ्रेटनिंग टारगेट है उसको, हाँ, और आप देख लें जैसे आपने अगर जॉब पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने बॉस से आर्ग्यू नहीं करेगा ज्यादा, लेकिन वो घर में आएगा तो फ्लेड अप हो जाएगा, उसको बहुत गुस्सा है वो होगा। और वो जो एग्रेसिव उसकी इम्पल्सेस हैं वो वहां की बजाय उस पे। और आप कई बार देखते होंगे मोस्टली सोशल मीडिया पे भी दिखाया जाता है लोग अपने सर्वेंट्स के साथ क्या करते हैं। तो कहते नहीं किसी का गुस्सा किसी पे जो है वो उतार देते हैं। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, अ प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अ डिस्प्लेस, यानी कि लेस थ्रेटनिंग टारगेट को आप सॉफ्ट टारगेट बेसिकली ढूंढते हैं। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन ये है कि हम लॉजिक्स ढूंढते हैं। हम जो लॉजिक्स, कैसे लॉजिक्स ढूंढते हैं? अब जो जिसके मार्क्स कम आते हैं वो कहता है कि जी इसका ज्यादा भी नंबर आ जाए तो क्या मिल जाता है, जॉब तो मिलती नहीं है। जिसके मार्क्स कम आते हैं वो कहता है जी मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, लोगों के पास टाइम बहुत होता है, पेपर सही नहीं था। हम बेसिकली अपनी अपनी लॉजिक को जो ढूंढ के बेसिकल चीज उनको ढूंढ के अब जस्टिफाई कर लेते हैं चीजों को। तो जो रैशनलाइज करते हैं बेसिकली चीजों को, हालांकि बहुत सारी चीजों की जिंदगी में जस्टिफिकेशन नहीं होती, लेकिन हम क्योंकि हमें पता है जब हम उन्हें डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फॉर एग्जांपल एक दोस्त ने धोखा दिया, ये एक्सेप्ट कर लेना तो आपको बार बार हर्ट करेगा, लेकिन आप उसे रैशनलाइज कर लेंगे कि नहीं अच्छा ये इसमें तो ये मसला होगा, ये मसला होगा। आप एक्सेप्ट नहीं करते ना, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो एंजाइटी क्रिएट करता है, तो आप उनको बेसिकली रैशनलाइज करते हैं। और उसके बाद लॉजिक्स ढूंढते हैं आप। रिएक्शन फॉर्मेशन, अक्सर आप लोगों को देखेंगे जिनको उनसे प्रॉब्लम होता है उन्हीं को डिस्कस करते रहते हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है, उन्हीं की तारीफें शुरू हो जाएंगी, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, उनमें तो ये है। तो ये लोग दोस्तों की तारीफ करना तो समझ में आता है, जो लोग जिन लोगों से तंग होते हैं, जिन्होंने उन्हें डिस्टर्ब किए होते हैं, उनकी कैसे तारीफें करनी, ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। ये रिएक्शन फॉर्मेशन ये है कि आप देख लेंगे कि एक एक स्टूडेंट है ना, अगर दूसरे स्टूडेंट से उसको प्रॉब्लम है, उसके मार्क्स ज्यादा हैं, तो वो उसकी तारीफें करनी जी इसको ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो एक्चुअली उसको इनफैक्ट उसको प्रॉब्लम होता है उससे। तो ये अक्सर लोगों को जिनसे प्रॉब्लम होता है उनकी तारीफें स्टार्ट
स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बात डिस्कस करना कि जी मुझे तो इनसे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं तो खुद को इन्फीरियर कंसिडर करता हूँ इनसे, ये बताना तो बड़ा मसला होता है। उसकी बजाय वो रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि जैसे मुंह पे तारीफें स्टार्ट कर देते हैं लोगों की, इंटरनल उनकी और फीलिंग्स होती हैं। तो ये सारी जो है ये बेसिकली हमारी जो रिएक्शन फॉर्मेशंस हैं जो हम करते हैं, यानी हमारा जो अपोजिट बिलीफ है या वो ओपिनियन हम लोगों से शेयर करते हैं जो एक्चुअल हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे आप कहेंगे जी ये क्लास का जो टॉप कर रहा है ये बड़ा ब्रिलियंट है, आप एक्चुअली ये नहीं बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है कि जब आप सोचते हैं कि इतने नंबर मैं ले लेता। तो इसको कहते हैं कि ये रिएक्शन फॉर्मेशन। या आप देखते हैं कोई ज़्यादा रिच है तो आप उसकी तारीफें स्टार्ट कर देते हैं, इनफैक्ट आपको जेलसी हो रही होती है, तो वो तो आप कह नहीं सकते कि मुझे इससे जेलसी है, आप कहते हैं ये देखें इसने कितना अच्छा घर बना लिया, इसका कितना अच्छा सोशल स्टेटस है, इसके पास ये गाड़ी कितनी, तो उसकी तारीफें ऊपर से तारीफें कर रहे होते हैं, अंदर से आप जेलस हो जाते हैं। तो बिल्कुल जो ऑपोजिट ओपिनियन सामने लेके आते हैं। सब्लिमेशन, अगर आप परवेज मुशर्रफ की बुक इन द लाइन ऑफ फायर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी कॉलेज लाइफ में कहता है कि मैंने गैंग्स होते थे और हम लड़ाई करते थे और गैंगस्टर होते थे और मैंने पंच किया। तो इसका मतलब आप पहले से ही एग्रेसिव थे, तो आपने बाद में क्या किया, फोर्सेस ज्वाइन कर ली। वो अगर एग्रेशन जो वो लड़ाइयाँ थी वो अगर आप वैसे कभी करते सोसाइटी में तो आपको लोगों से मार पड़ती, लेकिन फोर्सेस ज्वाइन कर ली तो आपके एक आर्डर पे लोग जो डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस है वो भी शो करते हैं। बॉक्सिंग देख लें, मार्शल आर्ट्स देख लें, यानी हमारी जो नेगेटिव इम्पल्सेस होती हैं तो उनको बेसिकली हम सोशली डिजायरेबल वे में एक्सप्रेस कर देते हैं सब्लिमेशन के थ्रू। तो ये बेसिकली ये आप बहुत सारे प्रोफेशंस में ये रिफ्लेक्ट होता है कि कैसे लोगों ने बेसिकली लीगलाइज कर लिया चीज़ों को, वो चीज़ें जो अदरवाइज अगर वो करते। आप सोचें कि एक मार्शल आर्ट्स में जो फाइट होती है वो अगर किसी गली मोहल्ले में हो तो लोग उसको क्या कहेंगे, लेकिन मार्शल आर्ट्स में होती है तो लोग वो उनको जो है उसका रिवार्ड भी मिलता है और वो सोशली डिजायरेबल और एक्सेप्टेबल। और देखें अगर अगर कोई बंदा लड़ाई करे और वो मारा जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, और जब वो फोर्सेस में लड़ता है तो वो मारा जाता है हम उसको शहीद कहते हैं, उसको सोसाइटी में बड़ी इज्जत मिलती है, ठीक है, उसके बाद कोई उसके बारे में कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होता। तो ये बेसिकली हमारे डिफरेंट वेज आउट हैं कि कैसे हम अपनी जो अनडिजायरेबल जो सोशली अनएक्सेप्टेबल जो है हमारी इम्पल्सेस होती हैं उनको कैसे सोशली एक्सेप्टेबल वे में एक्सप्रेस करते हैं। कंपनसेशन, इंफ्योरिटी जब हमें होती है जिंदगी में किसी तरह की तो हम उसको किसी न किसी तरह से कंपनसेट करते हैं और सुपरियरिटी स्ट्राइविंग की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको पास कोई कोई फिजिकल डिसेबिलिटी थी, उनके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उन्होंने दुनिया में बड़े नाम कमाए, बड़े गरीब लोगों के के बच्चे बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे पहुंचे। वो उन्होंने एक अपनी जो जिंदगी में एक डेफिशिएंसी थी उनको दूसरी से कंपनसेट किया, दूसरी को इतना उन्होंने पॉलिश किया कि वो उनकी जो इन्फ्राइटी थी वो कंपनसेट हो जाएगी। ये आप अक्सर देखेंगे, ये न्यूज़पेपर में आया होगा कि एक तंदूर पे रोटियां लगाने वाला उसने बोर्ड टॉप कर लिया, ठीक है, जो कि आपको वो न्यूज़ क्यों बनती हैं, क्योंकि वो अननेचुरल आपको लगता है। एक ऐसा आदमी जो सारा दिन मजदूरी करता है वो कैसे कब किस वक्त मेहनत करता है, तो ये बेसिकली है कंपनसेशन। ह्यूमर, जो हमारे जोक्स होते हैं उस पे आप देखें बहुत सारी ऐसी आप बातें कह देते हैं, अगर वो आप डायरेक्टली कह दें तो लोग कहेंगे कि यार ये बंदा जो है ये तो बड़ा जो है अजीब किस्म की लैंग्वेज यूज करता है, मतलब इसकी तो जो लैंग्वेज है वो कोई सिविलाइज नहीं है, ये तो महज़ब आदमी नहीं है। लेकिन वही बातें आप हंस हंस के लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं और आप बात भी कह रहे थे। इवन ये देख लें, हमारे यहाँ लोग बैठते हैं किसी का मजाक उड़ाना होता है, मजाक मजाक में जी उसको कोई लतीफा सुना रहे हैं, वैसे उसका मजाक डायरेक्टली उड़ाएं, सीरियस तो वो तो माइंड कर लेगा, लेकिन तरीके से बात। तो ये जो हमारा ह्यूमर है ये भी बेसिकली इंडिकेट करता है समटाइम्स ह्यूमर मास्क्स आर फियर, आर एंजाइटी, आर स्ट्रेसेस। तो ये बेसिकली उसको हम कवर एक प्रोवाइड करते हैं और बजाय लोग हंसते आपको मजाक करते और इनफैक्ट अंदर से उनके कम्प्लेक्सेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको के लिए ये वो एक वे आउट ढूंढते हैं एक्सप्रेस करने का। एरोटिक आप देखें लोग
डिफरेंट आपको लतीफ़े सुना रहे होंगे और उनका इस तरह का कंटेंट होगा, वो अगर वैसे कह दें तो लोग कहेंगे कि यार ये कैसा आदमी है ना, सोशली अनडिज़ायरेबल बात करता है। लेकिन जब आप वही बात ह्यूमर क्रिएट करके, फन क्रिएट करके कर देते हैं तो वही एक्सेप्टेबल हो जाती है और आपकी जो बेसिकली नीड है वो भी सैटिस्फाई होती है। तो ये जो ह्यूमर है ये भी इंडिकेट करते हैं हमारे डिफेंसेस को। आइडेंटिफिकेशन, लोगों को कहते सुनेंगे मेरा फलां बंदे से ताल्लुक है। ये बेसिकली हमारा एक कम्प्लेक्स है कि ये भी कि हम बेसिकली अपना तारुफ नहीं, सेल्फ का नहीं, इन आइडेंटिफिकेशन विद अदर्स हम लोगों से आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखेंगे कि एक क्लास में जो फियरफुल है ना, जिसके अंदर खौफ है, वो क्लास के सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले के पास है, जी मेरे साथ असाइनमेंट बनाओ, मुझे साथ मिला लो। लोग कहेंगे जी मैं फलां जर्नल का ड्राइवर हूँ। अब आपसे पूछे कि जनरल के ड्राइवर हैं तो आपकी अपनी इसमें अचीवमेंट क्या है? फलां फलां साहब के साथ मैं होता हूँ। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, लोग आजकल तारुफ अपने में यही बताते हैं, फलां पॉलिटिशियन से मेरा लिंक है। भाई आप क्या हैं? आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा एक कम्प्लेक्स है, इसको हम ऐसे सेटिस्फाई करते हैं। अब जिससे मिलते हैं वो बड़ी बड़े लोग और बड़ी बड़ी कहानियां और बड़े बड़े आपको रेफरेंसेस बता देता है, अपनी स्टैंडिंग कुछ नहीं बताता। तो ये एक हमारा इन्फिनिटी कम्प्लेक्स को हम इस तरह से सेटिस्फाई करते हैं लोगों के साथ ताल्लुक बना के। पैसिव एग्रेसिव लोग जो हैं, जिनका शायरी जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर, ये लोग अंदर से बेसिकली लोगों से जलते हैं, जेलस होते हैं, अंदर से इन्होंने हाइड किया होता है, इनमें वेंजेंस होती है, रिवेंज इंटेंशंस होती हैं, लेकिन सामने वो जो अपना चेहरा लेके आते हैं वो बड़े हैं। ये जो बड़ा एक कहा नहीं जाता कहावत, मीठी छुरी, तो ये जेंडर बायस ना हो जाए तो मीठा छुरा। तो ये जो कहते हैं ना, ये वाकई वो इस तरह के लोग होते हैं, बज़ाहिर आपके साथ हंसते खेलते और आपके साथ एंजॉय करते, और अंदर से आपके खिलाफ होते हैं, और अंदर से उन्होंने हाइड किया हुआ होता है, सामने उनका फेस और होता है, पीछे उनका फेस। तो वो करते क्या है, डायरेक्टली एग्रेशन नहीं, कभी शोक, इनडायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, कंस्पायरेसीज करेंगे, आपको डिफेम करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, सामने आपके साथ बैठे होंगे। लेग पुलिंग कर ली समटाइम्स, ठीक, लेग पुलिंग कर ली और बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स यूज कर लिए जो बड़े पैसिव हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता। जैसे बैक बाइटिंग आपकी कर ली, लोगों को बताया कि ये ऐसा है, लोग अब क्या करेंगे, लोग कहेंगे यार ये दोनों तो दोस्त हैं, ये तो इकट्ठे रहते हैं, अगर ये बात कह रहे हैं तो ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप दुश्मन बन के सामने आ जाए वो तो कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे, आपकी बात पे कौन यकीन करेगा। सॉरी। सबको पता होगा कि आप तो उसके खिलाफ हैं, तो आपकी बात की रिलायबिलिटी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन वो आपके साथ रहते हैं, जब आप उनके बारे में कोई बात करते हैं उनकी बैक पे, लोग कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही होगी क्योंकि ये तो दोस्त हैं। तो आप भी वैसे अपनी जिंदगी में दोस्त और दोस्त नुमा, इसमें फर्क करना हमें सीखना चाहिए। फ्रेंड्स एंड सो कॉल्ड फ्रेंड्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड फ्रेंड्स। तो बात ये कि ये पैसिव एग्रेसिव होते हैं, जो कि आपको दीमक की तरह चाट रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। फैंटेसी, अब जब हम लाइफ की जो बिटर रियलिटीज हैं उनको फेस नहीं कर सकते तो फैंटेसी में आप चले जाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में एक दोस्त था जो अपने हर मसले का हल इंडिया की एक फिल्म से निकाल देता था। तो हम उसे अक्सर कहते थे कि इट इज़ गुड टू वॉच मूवीज बट कैन नॉट बी अप्लाइड इन द रियल लाइफ, और कैन बी पार्शली अप्लाइड इन द रियल लाइफ, नॉट परफेक्टली। तो वो, लेकिन खैर उसको समझ नहीं ये बातें आती थी। तो ये कुछ लोग जो हैं जब हकीकत नहीं ना फेस कर पाते तो वो फैंटसीज में रहते हैं, किसी फैंटसी, जैसे वो आप ख्याल चौधरी का वाकया सुनते हैं, डे ड्रीमिंग की, या हाँ, या और बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, तो ये हवाई किले बनाते रहना और इस तरह की वो चीजें करते रहते हैं, लेकिन हकीकत जो रियलिटी कांटेक्ट होता है उनका, उसको रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते कि जो चीजें हुई होती। आप उनकी अक्सर आपको बातों से पता चलेगा कि यार ये जो बात करते हैं ये तो बड़ी लॉजिकल है, मतलब समझ से बाहर है, जो मतलब ये हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है फैंटेसी। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन ये है, अब देखिए किसी का डायग्नोसिस होता है तो उसको पता चलता है कि ये तो, वो अगर ये सोचे कि अच्छा मैं मुझे तो ये कैंसर से डायग्नोसिस हो गया,
तो अब मेरा क्या बनेगा, ये सोचने की बजाय वो उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल अच्छा इतने परसेंट लोगों को दुनिया में है, इतने परसेंट लोग रिकवर करते हैं, इतने परसेंट इस स्टेज पे रिकवर करते हैं, इसकी ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, इस तरह की चीजें जो उसके इंटेलेक्चुअल इमोशनल एस्पेक्ट्स को सोचने की बजाय, ये फीलिंग्स इमोशंस की बजाय उसके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स पे आप फोकस करने लग जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट में ये करते हैं हम कि बेसिकली आप देखेंगे जैसे लोग स्लैमिंग द डोर, गिलास तोड़ देते हैं, गिलास तोड़ देते हैं या डोर जो है उसको स्लैमिंग करते हैं, या इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं जब, तो उसको हम कहते हैं एक्टिंग आउट। अक्सर आप देखें कि लोग जो है बेसिकली हाथों पे टैटूज बना लेंगे, कट्स लगा लेंगे। इसकी मैं आपको एक एक्सट्रीम अगर फॉर्म बताऊं ना, तो इवन सुसाइड जो है वो एक्टिंग आउट है। जब आपको लगता है कि आपके इमोशंस जो है वो फॉर्मली या नॉर्मल वे से नहीं एक्नॉलेज किए जाएंगे, तो आप उसको इंटेंसिफाई करते हैं। आपने गिलास तोड़ा, आपने फोन दे मारा, आपने दरवाजा जोर से मारा, तो इस तरह की कोई चीज बंद किया जोर से, तो इस तरह की जो लोग सेल्फ इंजरीज कर ली आपने, ताकि जो लोग हैं वो आपकी जो है इमोशंस को कंसिडर करें और अपना आप पे अपनी अटेंशन फोकस करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अदरवाइज हम जो है ना, जब तक हम ये शोर नहीं मचाएंगे तब तक जो है लोग हमें उस तरह से इम्पोर्टेंस और अटेंशन नहीं देंगे। तो ये बेसिकली इनके अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं, तो इस तरह के डिफरेंट बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्टिंग आउट में। और इवन सुसाइड पे रिसर्च भी मोस्टली यही बताती है कि उनमें से बहुत सारे जो केसेस हैं, जब हम उनके ऑटोप्सी स्टडीज पढ़ते हैं कि वो मरना नहीं चाहते थे बल्कि कोई मैसेज देना चाहते थे, और मैसेज देने के लिए उन्होंने ये वे आउट जो है वो अडॉप्ट किया। एम इनहिबिशन। आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि अक्सर ये लतीफ़ा भी सुनाते हैं कि बंदा डॉक्टर बनते बनते डंगर डॉक्टर बन गया। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि वो जो एक हमने एम सेट किया होता है, जब वो अचीव नहीं होता, अब अक्सर देख लें जैसे लोग मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर जो है वो एडमिशन नहीं होता, वो साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। अगर आपके जो है डॉक्टर नहीं बन गए, आप नर्सिंग में चले गए, आप पैरामेडिक्स में चले गए, तो हम बेसिकली जो अपना गोल है वो अगर एग्जैक्टली अचीव ना कर सकें तो मॉडिफाइड गोल अचीव कर लेते हैं, फिर भी हमें उससे रेलेवेंट होता है, तो हमें उससे कुछ ना कुछ जिंदगी में सेटिस्फेक्शन मिलती रहती है। अगर डायरेक्टली बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके कोई और डिसीजन लेना हमें डिस्टर्ब करता है, तो इस वजह से लोग यही करते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अक्सर लोग साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, न्यूट्रिशन सुपरवाइजर बन जाएंगे, और इस तरह की होम्योपैथी में चले जाएंगे। मतलब आप उस फील्ड में तो रहते हैं, लेकिन जो आपका एक्चुअल डिजायर्ड गोल था वो आप अचीव नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आप जो है खुद को सेटिस्फाइड जो है वो फील करते हैं। अवॉइडेंस। अक्सर ये एक बड़ी मजे की बात कहते हैं कि जी बाबा ने कहा बेटे को कि जाके दरवाजे पे कह आओ कि मैं नहीं बैठा, और उसने दरवाजे पे जाके कह दिया मेहमान को कि बाबा कह रहे हैं कि मैं नहीं बैठा। तो ये इस तरह से अक्सर ये होता है कि हम बाद लोगों को फेस नहीं करना चाहते, बाद सिचुएशंस को फेस नहीं, क्योंकि जब फेस करते हैं तो हमें टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी होती है, और उसका हम एक वे आउट ये जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि आप किसी गैदरिंग में जाएंगे, वहां पे कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आप उसमें जाएंगे ही नहीं। तो ये जो अवॉइडेंस है ये भी हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, कि हम रियलिटीज को डायरेक्टली फेस करने की बजाय कुछ सिनेरियोज को, कुछ लोगों को आप अवॉइड करते हैं, जिस आपको पता है इस बंदे ने जब बात करनी, आपको हर्ट करना है, आप उससे बात ही नहीं करेंगे। तो ये हम समटाइम्स डिफरेंट सिचुएशंस को इस तरह हम अपनी लाइफ में। अच्छा, ये एक अहम बात है, एक अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है। इन लोगों को ऐसा कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह नहीं होता, ये कोई कंसिस्टेंट पैटर्न भी नहीं होता इनकी लाइफ में। हाँ, कुछ सिचुएशन जो एंजाइटी इंड्यूसिंग होती हैं या जिनसे स्ट्रेस क्रिएट होती है, इनको पता होता है, ये कुछ लोग जो पूरे स्ट्रेसर होते हैं उनसे ये अवॉइड कर रहे होते हैं ताकि वो उस टेंशन किसी में ना पड़े, अदरवाइज इनको इस तरह का कोई डिसऑर्डर वगैरह नहीं होता। सूडो अल्ट्रुइज्म। अच्छा, आप देखेंगे एक तरफ आप लोगों की डुअल प्रोफाइल देखेंगे,
एक तरफ आप सुनेंगे कि जी इस बंदे ने तो बड़े प्लॉटों पे कब्जा करके अपनी सोसाइटीज बनाई हैं, दूसरी तरफ वो चैरिटी की बहुत बड़ी जो है उसने ऑफर्स की हुई होंगी, लोगों को डोनेशंस दी हुई होंगी। ये सब क्या है? ये है सूडो अल्टरिज्म कि हम क्या करते हैं, हम इस तरह अपनी चीजों में, आपने अक्सर मूवीज में भी देखते होंगे कि बज़ाहिर वो जो सियासतदान है वो दर पर्दा क्या कर रहे होते हैं, उनका बज़ाहिर फेस क्या होता है कि लोगों में बड़ी चैरिटी और बड़े लोगों की खिदमात और पब्लिक सर्विस जो है वो जो ह्यूमन सर्विसेज प्रोफेशंस और इस तरह चीज़ों में वो इन्वॉल्व नज़र आएंगे लोगों को। लेकिन इनफैक्ट होगा क्या, आप देखेंगे कि वो अपनी जो गिल्ट है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर, उससे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। तो लेकिन जो बज़ाहिर सामने उनके इस तरह के प्रो सोशल बिहेवियर्स होंगे, हेल्पिंग बिहेवियर्स होंगे, लेकिन इन फैक्ट उनके जो जो आप ये देख लें, ये अक्सर मजहबी तक आप पूरा साल देखें, आपने पूरा साल फेयर अनफेयर मीन्स से पैसे कमा लिए, एंड पे मजहबी तकरीबात पे चले गए और एंड पे कहा जी कि ये मैंने तो इतने दिन इबादत की है। तो ये जो आपने एक साल का काम किया, गलत काम किए, गलत तरीके से पैसा कमाया, उसके बाद अगर आप ऐसा कोई काम, उसका करप्शन कर लिया आपने, और वो करप्शन इधर से कर ली और उधर से कहा जी मैं तो चैरिटी पे इतना पैसा लगा रहा हूँ, मैंने तो ये हॉस्पिटल बना दिए है और कोई इंस्टीट्यूशंस आपने बना दिए, उनको स्पॉन्सर कर दिया आपने। तो ये बड़ी चीजें हैं। आप अक्सर ऐसे देखेंगे कि लोग जी बड़ी वो इबादत वगैरह इन चीजों में भी पड़े हुए हैं, और जब आप मार्केट में आते हैं वो सबसे महंगी चीजें बेचते हैं, इन्फ्लेशन क्रिएट की उन्होंने। ऐसा क्यों है? ये फिर यही लोग हैं जो बेसिकली सूडो अल्ट्रुइज्म, अनडूइंग, किसी के साथ पहले बुरा कर लें, जैसे पहले परिंदे को कैद कर लें फिर उसे आजाद कर लें। तो अनडूइंग में ये होता है कि आप बेसिकली जब आप किसी के साथ कोई ज्यादा बुरा करते हैं, उसको हर्ट करते हैं, और उसको हर्ट करने से जो आपको गिल्ट क्रिएट होता है, आप उस अपने गिल्ट को कंपनसेट करने के लिए अनडूइंग करते हैं, यानी कि रिवर्स करने की कोशिश करते हैं अपनी चीजों को। अपने किसी के साथ ज्यादती की, हमने उसका दिल दुखाया, तो हम उसको फिर बाद में कंपनसेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके साथ अच्छा कर लें, अपोलोजाइज कर लें, या उसके कोई अगर उसको के लिए कुछ कर सकते हैं प्रैक्टिकली वो कर लें, ताकि हम उस गिल्ट से निकल आए। जैसे आपने पहले अगर किसी के बारे में गलत डिसीजन ले लिया पेरेंट्स ने अपने किसी बच्चे के बारे में, तो बाद में फिर वो जब गलत डिसीजन ले लिया, बाद में उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उससे ताकि वो उस सिचुएशन से रिकवर कर सके। तो ये बेसिकली है अनडूइंग। उम्मीद है आप सबको, जो आज आपको मैंने आपसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स डॉक्टर सिगमंड फ्राइड हु इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, वो मैंने आपसे शेयर किए, उनसे आपको वाकई लोगों की जो जो सीक्रेट्स बिहाइंड ह्यूमन साइकी उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली होगी, और आपको पता चला होगा कि जो हम हमारी लाइफ में जो लोग हमारे सामने नज़र आते हैं, वो उनके जो किरदार जो उनके बिहेवियर्स नज़र आ रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, और उनके बैकग्राउंड पे किस तरह की इम्पल्सेस, किस तरह के मोटिव्स, किस तरह के कम्प्लेक्सेस और किस तरह की एंजाइटीज और स्ट्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लोग नज़र आते हैं, जो कुछ वो कर रहे होते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। तो हमें नॉट नेसेसरीली हमेशा ऐसे नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जिन भी हमारे जो लाइफ में एक्शंस हैं, उनसे जब उन ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जब उनसे एंजाइटी लिंक हो जाती है, चाहे वो मॉरल हो, रियलिटी एंजाइटी हो या न्यूरोटिक हो, तो हम फिर अपने एक्चुअल बिहेवियर्स की तरह की बजाय उनको डिफेंस मैकेनिज्म से रिप्लेस कर देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।